अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के रहनुमा राजा रियाज साहब ने। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका। राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 22 मई को PIA का तैयारा जो हादसे का शिकार हुआ था उससे मुतालिक अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी है। 4 हफ्तों में ये रिपोर्ट पेश की गई है। यकीनी तौर पे जो सरबराह हैं PIA के अरशद मलिक साहब और जो दीगर ये कमेटी थी लाइक तहसीन है, उनके इक़दाम इससे मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में जो भूचाल बपा था उसको लेके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ख़ुद एक्टिव हुए हैं। आज सीनियर वज़रा से उन्होंने मुलाकातें की हैं, जिनमें शाह महमूद साहब हैं, असद उमर साहब हैं, उसके अलावा फवाद चौधरी साहब को भी तंबीह की है उन्होंने, फैसल वाडा साहब हैं। और लग ये रहा है कि अब ये भूचाल शायद ख़त्म हो जाए। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त इख्तलाफ की लहर है और हालिया दिनों में जो मुख्तलिफ रहनुमा दूबदू हुए हैं, निज़ामी साहब ये तो हालिया लहर है और इसमें राजा रियाज साहब हैं, ग़ुलाम सरवर साहब हैं, मज़ारी साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, फिर पंजाब हुकूमत के साथ भी मामलात हैं। लेकिन माजी में हम देखें तो ये सिलसिला बड़ा लंबा है। असद उमर बनाम जहांगीर तरीन बनाम शाह महमूद, इसी तरह जहांगीर तरीन बनाम परवेज़ खटक, महमूद खान बनाम आतिफ खान एंड शहराम तरकी, और फिर अब राजा रियाज साहब बनाम मुख्तलिफ वज़रा, आमिर लियाकत बनाम फैसल वाडा, फवाद चौधरी बनाम असद उमर, और शुरू में जावेद हाशमी बनाम शाह महमूद कुरैशी। एक लंबी सीरीज़ है इख्तलाफात की। कल आपने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अब खुद इस मामले में एंटर होना पड़ेगा। अब आपको क्या लग रहा है, ये जो सारे इख्तलाफात हैं ये सेटल डाउन हो जाएंगे? हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर को मामलात की नज़ाकत का एहसास है। अगर वो होता तो आज वो शहजाद अकबर को, जो एक गैर मुंतखब स्पेशल असिस्टेंट है जिनकी सुप्रीम कोर्ट भी सदरज कर चुका हुआ है, उसको कोर कमेटी में शामिल न करते। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मैसेज अभी उनको गया है कि ये राजा रियाज साहब ने भी कहा, अभी वज़ीर आवाबाजी का भी आप दिखा रहे थे कि जो गैर मुंतखब लोग हैं वो जवाबदेह नहीं है किसी के पास। और गालबन राय साहब ने कहा था कि हमें तो अपने हल्के में जाना पड़ता है, लोगों के सामने जवाब दें। तो ये बातें तो हैं। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम निज़ामी साहब, क्या हाल है जी? खैरियत से। राय साहब आप बताइए मुख्तसर के आपकी शिकायत क्या हैं अपनी क़यादत से? जी निज़ामी साहब, मैं सबसे पहले तो एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं इमरान खान और तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब हुआ हूँ और मेरा वोट जो है अखलाकी तौर पे और आइनी तौर पे मैं पाबंद हूँ कि मैं इमरान खान और तहरीक इंसाफ को वोट दूँ। लेकिन जमहूरी तौर पे मेरे पास ये इख्तियार है कि जिस चीज़ को मैं गलत समझूँ उस पर मैं एहतजाज भी करूँ और उसको बयान भी करूँ। ये मेरा एक आइनी हक है। वोट की हद तक तो मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ। और आज मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज मेरे से मुख्तलिफ सरकारी इदारों ने रब्ता किया कि आपको क्या शिकायत है। अफसोस की बात है कि काश कोई सियासी आदमी, कोई मुंतखब आदमी मेरे से रब्ता करता कि आपको क्या शिकायत है। आज भी मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात से। जहाँ तक बात है आपकी कि मुझे शिकायत क्या है, तो मुझे सबसे बड़ी शिकायत निज़ामी साहब ये है कि पाकिस्तान जब से बना है बहुत हुक्मरान आए, लेकिन उन्होंने एक तवाज़ुन रखा ब्यूरोक्रेसी में और सियासी लोगों में। लेकिन इमरान खान साहब ने, मुझे दुख से कहना राजा साहब आप अपनी बात कंटिन्यू करें। बस राजा साहब आप अपनी बात कंटिन्यू करें। राना सनाउल्लाह साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी राजा साहब, मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में टोटल तौर पे ब्यूरोक्रेसी ने कब्जा कर लिया है और इमरान खान ने सियासी लोगों को, चाहे उनके सियासी मुखालिफ हों या जो उनके अपने जमात के MNA हैं, उन सब को दीवार के साथ लगा दिया है। और एक मैं नहीं, तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग तहरीक इंसाफ से इस वक्त, तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसियाँ उनकी वजह से सख्त नाराज़ हैं, नाला हैं। देखिए हम इज़्ज़तदार लोग हैं,
हम अपनी ज़मीनों को बेच के, राना सनाउल्लाह साहब मेरे शहर के हैं, ये मेरी बात की तईद करेंगे कि हमने शराफत की सियासत हमेशा की है, हमने हमेशा ईमानदारी की सियासत की है। तो हमारे जैसे लोगों को भी इमरान खान इस तरह डील करते हैं कि शायद उनके एक ज़हन में बैठा हुआ है इमरान खान साहब के कि जो भी सियासतदान है वो कोई कब्ज़ा ग्रुप है, कोई माफिया है, माफिया का सरपरस्त है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। खान साहब के जो मशीर हैं या जो उनके इर्द गिर्द चमचे हैं, ये मैं आपको आज कह रहा हूँ कि इनमें से आधे तो जिस दिन हुकूमत जाएगी उस रात को भाग जाएंगे, और आधे जो हैं वो खान साहब का टिकट नहीं लेंगे, रह जाके हमने रह जाना है। और हमारे पास निज़ामी साहब अब एक चॉइस है कि या तो मैं इमरान खान को वोट दूं क्योंकि मैं उनके टिकट पर इलेक्ट हुआ हूं, और दूसरी चॉइस मेरे पास ये है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं और एमएनए-शिप छोड़ दूं। अब मैं ये संजीदगी के साथ सोच रहा हूं कि जितनी हमारी इस हुकूमत में तजलील हो रही है, और जिस तरह आज बजाय इसके कि सियासी लोग मेरे से राजा साहब, आप इस्तीफा देने का फैसला कर चुके हैं? सरकारी लोग, जी मैं इस पर सीरियसली सोच रहा हूं कि मैं इस हुकूमत का अब मज़ीद अपने दोस्तों से मशवरा कर रहा हूं कि इस हुकूमत का जिसमें ना इंसाफ है, ना करप्शन ख़त्म हुई है, ना यहाँ पे किसी किस्म का कोई मेरिट है, ना किसी को हम नौकरी दे रहे हैं। हज़ारों नौकरियाँ खाली पड़ी हुई हैं पंजाब और वफाक में, लेकिन हम किसी को एक नौकरी नहीं दे सकते। ना मेरिट पे नौकरियाँ हो रही हैं, भर्तियाँ हो रही हैं। हमने कहा था कि हमने इतनी नौकरियाँ देनी हैं, अभी पंजाब में हज़ारों लाखों नौकरियाँ, लोग रिटायर हो गए हैं, खाली पड़ी हैं, लेकिन एक भर्ती नहीं हो रही। जी तो जी। इस निज़ाम में जिसमें ना इंसाफ है, इस निज़ाम में जहाँ पे ना मेरिट है। ठीक है राजा साहब, एक ब्रेक लेते हैं, राजा साहब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद राना सनाउल्लाह साहब आपको शामिल गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इन सारे हालात में नून लीग लीडिंग अपोजिशन है वो क्या सोच रही है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, राना साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा कि कोरोना के बजाय वज़रा एक दूसरे से लड़ रहे हैं। राना साहब, ये बड़ा ज़बरदस्त मौका था आपके लिए बतौर लीडिंग अपोजिशन, लेकिन मानीखेज़ खामोशी नून लीग की नज़र आ रही है जो हुकूमती हलकों में चल रहा है इसको लेके, या ये कोई स्ट्रेटेजिक है, प्लान का हिस्सा है, इसलिए खुलकर नून लीग इस पर बात नहीं कर रही? नहीं, देखें, जो लोग सही बात कर रहे हैं तो उन लोगों को एक ऐसा अंदाज़ इख्तियार करना कि उनकी बात जो है वो ऐसा लगे कि वो हक सच की आवाज़ नहीं है, या वो सही जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही नहीं कर रहे, बल्कि वो अपोजिशन के साथ मिलके या किसी और के साथ मिलके या किसी के कहने के ऊपर जो है वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं। राजा रियाज साहब ने जो बात की है, उनकी एक एक बात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उसकी तईद करता हूँ। वो एक पॉलिटिकल वर्कर की बात है, लेकिन ये बात उनके अपने ज़मीर की आवाज़ है। इसमें कत्तन कोई ना मुस्लिम लीग नून का कोई अमल दखल है, ना किसी और का कोई अमल दखल है, ना हम इस बात को बढ़ाना चाहते हैं, ना हम इस बात को जो है वो इंडोर्स करना चाहते हैं, ताकि ये ना हो कि कल को कोई ये कहे या राजा साहब पे ये इल्ज़ाम लगाए कि जी राजा साहब तो ये किसी के कहने पे बात कर रहे हैं। और यही होता है कि जो आदमी कोई सही बात करता है उसके जो है वो ताने बाने जो है वो किसी साजिश से जोड़ दिए जाते हैं, और फिर कहा जाता है कि ये आदमी तो जी फ़लाँ साजिश की वजह से या फ़लाँ मामले की वजह से जो है अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो बात कर रहा था। राजा साहब ने जो बातें की हैं, देखें, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो डीप रूटेड नहीं है, इसलिए हर दौरे हुकूमत में हम इकट्ठे हुकूमत में भी रहे हैं, उसके बाद अपोजिशन में इकट्ठे भी रहे हैं, उसके बाद फिर हमने आमने सामने जो है वो गवर्नमेंट और अपोजिशन भी की है। हर दौर में ये मसाइल दरपेश रहे हैं, लेकिन दो चीज़ें जो हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ हैं। एक तो ये है कि इन मसाइल में इजाफा हुआ है। ये जो शिकायत पॉलिटिकल वर्कर्स को और असम्बली मेंबर्स को पहले होती रही हैं वो आज भी हैं, लेकिन पहले से ज़्यादा हैं, जैसे राजा साहब ने बात की है। दूसरा यह है कि पीटीआई का तो नारा था ये कि हमने इन चीज़ों को ख़त्म करना है,
तो जब ख़त्म करने का नारा हो और वो शिकायत जो है वो बढ़ जाए तो फिर ठीक है, जो लोग फिर हक सच की आवाज़ करने का दम खम रखते हैं उन्हें ये आवाज़ जो है वो बुलंद करनी चाहिए। अलबत्ता मैं राजा साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है, वोट उन्हें जो है, जो आइन उनको पाबंद करता है कि वो फाइनेंशियल बिल और पीएम के इलेक्शन में वो पाबंद हैं अपनी पार्लिमानी पार्टी के फैसले के मुताबिक वोट देने के, बिल्कुल उन्हें उसकी पाबंदी करनी चाहिए, लेकिन इस्तीफ़ा देना जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह से तो फिर जो आदमी सही बात करेगा वो इस हाउस से बाहर जाता जाएगा और इस तरह से ये आवाज़ें जो हैं ये कमज़ोर होंगी। ज़रूरत इस बात की है कि ये आवाज़ें तवाना हों और जो लोग बात करते हैं वो अपने तरीके से, अपने सलीके से और आइन और कानून के मुताबिक जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद करें ताकि ये चीज़ें ख़त्म हों, ये चीज़ें जो हैं वो कम हों। ब्यूरोक्रेसी का रोल जो है वो अपना इख्तियार जो है वो उसी हद तक रहे जहाँ तक उनका इख्तियार है। जो पॉलिटिकल डोमेन है ये बहुत ज़्यादा इनक्रोच हुआ है और ये आज से नहीं, ये पहले से इनक्रोच है और किसी दौर में ज़्यादा इंक्रोचमेंट बढ़ जाती है, किसी दौर में ज़रा कम हो जाती है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे जो है वो ख़त्म होनी चाहिए और अवामी नुमाइंदों का रोल जो है, सियासी जमातों का जो रोल है, सियासी कारकुनों का जो रोल है, उसे भी उजागर होना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा राजा साहब, आप ये चलते चलते एक बात कर गए कि सियासी तौर पे तो आपको बिल्कुल किसी ने इंगेज नहीं किया कि क्या आपकी शिकायत है, लेकिन सरकारी मुलाजमों ने आपसे पूछा, तो ये सरकारी मुलाजमों से आपकी क्या मुराद है? जी, जो हुकूमत के मुलाजम लोग हैं उन्होंने आज मेरे से रब्ता किया और पूछा जी कि क्या आपका इशू है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप कौन होते हैं मेरे से ये बात पूछने वाले कि मेरा क्या इशू है। मेरे से बात करनी है तो मेरा लीडर, मैंने इमरान खान की टिकट पर इलेक्शन लड़ा है, वो या उनका कोई मुंतखब नुमाइंदा जो मुंतखब हो वो मेरे साथ बात करे। आपके पास कोई ये गुंजाइश नहीं कि मेरे साथ बात करे। और मैं समझता हूँ कि ये आज मेरी दोबारा एक कंसल्ट की गई है। और जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी ने इंक्रोचमेंट की हुई है, मैं ये दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान जब से बना है जितनी इंक्रोचमेंट आज है, मैं मियाँ शहबाज शरीफ के साथ सीनियर मिनिस्टर रहा हूँ और 3.5 साल मैंने उनके साथ काम किया है, 1.5 साल मैंने उनका एज ए अपोजिशन लीडर मुकाबला किया है, लेकिन उनके दौर में भी इतना तवाज़ुन था, सियासी लोगों की इतनी कदर थी, इतनी इज्जत थी। और बेनज़ीर साहिबा के साथ रहा हूँ, पीपल्स पार्टी में रहा हूँ कि सियासी लोग जो होते हैं, सियासी जो वर्कर होते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक वर्कर को ने पूछा कि हमारी क्या हैसियत है, तो उन्होंने अपनी वज़ीर आज़म की कुर्सी पे वर्कर को बिठाया कि उन्होंने कहा ये तुम्हारी हैसियत है। आज हमारी हैसियत बतौर MNA ये है कि हमसे किसी सियासी ने राब्ता नहीं किया कि आपका क्या इशू है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, ये जितने भी नाराज़ लोग हैं PTI के, एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो टैची के सूट केस का बार बार जिक्र करते हैं। ये माजरा क्या है निज़ामी साहब? जी, ये ज़ाहिर है जो गैर मुंतखब नुमाइंदे हैं जो बाहर से हैं, जिनके पास बाहर के पासपोर्ट हैं, आपको नाम भी पता है उनके, वो उन लोगों की तरफ वाज़ेह इशारा है। प्लस ये जो राजा साहब से पूछने वाली बात यह है कि ख्वाजा शिराज महमूद हैं, इन्होंने भी आपकी तरह बड़े गिले किए हैं, कल आपके साथ ही शायद प्रोग्राम में भी थे। फिर ये रियाज मज़ारी हैं, फिर और भी बड़ी खिचड़ी पक रही है। आपने जहांगीर तरीन का भी नाम लिया, जहांगीर तरीन भी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनसे तंग होके तो पार्टी वो जो कुछ हुआ बाद में उनको मुबारक करा दिया, कहते थे ब्यूरोक्रेसी की कमज़ोर होनी चाहिए, जो है मजबूत होती जा रही है गिरफ्त कमज़ोर होने की बजाय। तो क्या कोई इस बात का इम्कान तो नहीं कि आप लोग मिलके को फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, या ये जो अख्तर वेंगल साहब वाला जो मामला हुआ उसके बाद कुछ अपनी बारगेनिंग पोजीशन बढ़ाना चाह रहे हैं? क्या मसला है?
जी निज़ामी साहब, मैं अर्ज़ करूं कि मेरा कोई ग्रुप नहीं है, हालांकि पीटीआई में एक ग्रुप भी मौजूद है जो 20-22 लोग हैं और वो इकट्ठे हैं हर इशू पे, लेकिन मैं उसमें शामिल नहीं हूं। ना मेरा कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है, मेरा वोट इमरान खान के लिए है, ना इसके लिए मुझे किसी को राब्ता करने की ज़रूरत है, ना मैं समझता हूं कि किसी को राब्ते की ज़रूरत है। मेरे पास दो चॉइस हैं, एक कि मैं इमरान खान को वोट ज़रूर दूंगा जब तक MNA हो, और दूसरा मैं अगर बहुत ज़्यादा महसूस किया कि मैं इस सिस्टम में नहीं रहूं तो मैं इस्तीफ़ा दूं। ये मेरे क्लियर मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इमरान खान को मैसेज करें कि मेरा वोट इमरान खान के लिए है, लेकिन मेरे से कोई राब्ता ना करे, क्योंकि मैं इस निज़ाम को सही नहीं समझ रहा। जो कुछ हो रहा है इसमें सियासी लोगों की तजलील हो रही है और ब्यूरोक्रेसी और गैर मुंतखब लोग उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है इस हुकूमत पे। तो मैं ऐसी हुकूमत का हिस्सा, और ऐसी हुकूमत जिसमें ब्यूरोक्रेसी और गैर मुंतखब लोगों ने, जिन्होंने कल इमरान खान को छोड़ के भाग जाना है और जिन्होंने पाकिस्तान के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ अपने मफादात के लिए यहाँ पे अपने इक़्तिदार के लिए ऐसे ऐसे लोग जो काउंसलर नहीं बन सकते, जिनको मोहल्ले में कोई जानता नहीं, अपने गांव में कोई जानता नहीं, वो इस वक्त हुकूमत के नुमाइंदे बने हुए हैं। वो इस वक्त हुकूमत तरीक़े इंसाफ की तर्जमानी कर रहे हैं। तो इस पर रोना ही आ सकता है और क्या हो सकता है। अगर हम तरीक़े इंसाफ के साथ सिंसियर हैं जी और एक पार्टी को छोड़ के इस तरफ आए थे, निज़ामी साहब एक सोच को लेके आए थे, एक नज़रिए को सामने रखते हुए आए थे, लेकिन आज तो वो हमें इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बल्कि हमें तो शर्मिंदगी हो रही है कि हमने ये इतना बड़ा फैसला एक बड़ी सोच, एक बड़े नज़रिए और एक बड़े नारे के सामने किया था। आज वो सारा कुछ चकनाचूर होता नज़र आ रहा है। तो उस पर शर्मिंदगी हो रही है कि हमने इतना बड़ा फैसला किया और उस फैसले का अंजाम ये है कि आज मुंतखब लोगों की तजलील हो रही है और गैर मुंतखब लोग और चमचागिर लोग और वो लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, जिनको अपने मफादात हैं, अपनी जिन्होंने करप्शन करनी है, उन्होंने कब्जा किया। जी। अच्छा राणा साहब ये बताएं कि आप तो क्योंकि अपोजिशन में हैं, तो अब ये फ़िरौन के घर अगर मूसा पैदा हो गया तो आपको तो कुछ अपोजिशन करने की लगता है कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मेरा आपसे तो सवाल ये है कि आपकी हुकूमत में भी ये बैग वाले या इस टाइप के लोग स्पेशल असिस्टेंट या बशीर तो होते थे। इस हुकूमत में क्या बहुत ये जो आइनी मुद्दत है उससे ज़्यादा है? आइनी तो था जो वो दी गई है, क्या नाम है, जो एक कैद होती है कि इतने एडवाइज़र हो सकते हैं, इतने काबीना में हो सकते हैं। लेकिन सबसे सितम्बर इशू ये है जिसका तरफ इन्होंने इशारा किया था कि बाबर अबान जो है पार्लियामेंट्री बूट के वो वजीर हैं वहाँ, और वो मेंबर ही नहीं है। इसमें निज़ामी साहब दो चीज़ें हैं। एक तो यकीनन सेनेट जो है वो ईवान बाला है और सेनेट के मेंबरान जो हैं वो भी मुंतखब लोगों के ज़ुमरे में ही आते हैं, लेकिन अवाम के वोटों से बराह रास्त मुंतखब ऐवान जो है वो कौमी असम्बली है और कौमी असम्बली के वोटों से ही जो है वो कोई वज़ीर आज़म बनता है। तो एक तो ये चीज़ है कि जो कलीदी ओहदे हैं उनके ऊपर, यानी ये ओहदों के ज़्यादा या कम होना उतना मैटर नहीं करता जितना कलीदी ओहदे जो है वो मैटर करते हैं। यानी जो वजारत फ़ाइनेंस है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट वजारत है। इसी तरह से स्टेट बैंक का गवर्नर होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसी तरह से जो वाटर एंड पावर है वो बहुत इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है। इसी तरह से जो इंफॉर्मेशन है, यानी अब यहाँ पे हुआ दरअसल ये है और इसलिए जो है वो ज़्यादा ये चीज़ें जो है वो नज़र आई हैं या लोगों को इसके ऊपर ज़्यादा शिकायत जो है वो हुई है कि जितनी भी यानी वजारतें हैं या कैबिनेट डिवीज़न जो हैं जो उनमें इम्पॉर्टेंट हैं वहाँ पे जो है वो गैर मुंतखब लोगों का जो है वो कब्ज़ा है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर पीटीआई की कोर कमेटी में शहजाद अकबर साहब जा बैठेंगे
तो फिर वहाँ पे जो कोर कमेटी में कोई 22 साल से बैठा है, कोई 18 साल से बैठा है, कोई 16 साल से बैठा है, उनको तो सबको उठ के बाहर आ जाना चाहिए ना फिर। ठीक है। तो ये इस किस्म के जो फैसले हैं, ये इस किस्म की जो इम्पोर्टेंट पोजीशन हैं, जब उनके ऊपर आप गैर मुंतखब लोगों को या ऐसे लोगों को जो हकदार नहीं है उनको बैठाएंगे, तो फिर जो बाकी रेस्ट ऑफ दी टीम है उसमें जो है वो बददिली भी फैलेगी और शिकायत भी होगी। जी जी ठीक है। अच्छा राजा साहब, आपसे मैं ये जानना चाह रहा था, फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट एक जानिब, दूसरी जानिब आपका बयान आ जाना, और फिर इत्तेहादी जो हैं वो भी अपने आप को साइडलाइन कर रहे हैं, क्या ये महज इत्तफाक है? और जब जहांगीर तरीन साहब का ये चीनी कमीशन रिपोर्ट आई, उन पे इल्ज़ाम लगा, तो आप पहले पीटीआई के मेंबर थे जो उनके डिफेंस में सामने आए और आपने कहा कि सब्सिडी लेना कोई जुर्म नहीं है। तो अभी क्या जहांगीर तरीन साहब से आपका रब्ता है, और वो जो 20-22 लोग जो हम ख्याल हैं आपके, लेकिन आप उनके साथ नहीं हैं, उनको भी कोई लीड कर रहा है? देखिए भाई, बात यह है कि मैं आज भी समझता हूं कि जहांगीर तरीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक बहुत बड़ा असासा था, और उसने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए उनकी बहुत खिदमात हैं। और मैं आज बड़े वाज़े अल्फाज में कहना चाहता हूं कि उनको ब्यूरोक्रेसी ने उनका के साथ जो झगड़ा था, उन्होंने सारी उनके ख़िलाफ़ एक साजिश की है। और इमरान खान से अफसोस के साथ मैंने खुद मिल के उन्हें कहा था कि आप इस मैटर को खुद देखें, जहांगीर खान तरीन जैसे आदमी को इस तरह ज़ाया ना करें। लेकिन बदकिस्मती से जो कुछ हो रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी चाहती है वो होता है, जो वहाँ पे मुकम्मल गैर मुंतखब लोगों का और ब्यूरोक्रेसी का कब्ज़ा है, वो जो चाहते हैं वो होता है। आज कल मेरे साथ भी जो मर्ज़ी कर ले, मुझे उसका कोई खौफ नहीं है, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि जहांगीर खान तरीन के साथ ज़्यादती हुई है। मैंने उस वक़्त भी आवाज़ उठाई थी, आज भी उठा रहा हूँ, और आज के 10 साल बाद शायद इमरान खान साहब भी ये एहसास करेंगे कि मेरे से बहुत बड़ी ज़्यादती हुई थी। देखिए, हक़ की बात कहना कोई जुर्म नहीं, और अगर इस तरह इमरान खान जिस तरह की तर्ज़ हुकूमत कर रहे हैं, जिस तरह मुंतखब लोगों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद हमें सबको जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं लोगों ने सोचना चाहिए। मैं सबसे ये कहता हूँ कि सोचें और इस चीज़ को सीरियस लें। अगर आपने इसी तरह अपनी तजलील करानी है तो कराते रहें, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे इस तरह की तजलील से एक सिस्टम जो है वो बुरी तरह मुतासर होगा और उससे सबको नुकसान होगा। मुझे कोई इसमें इतना नुकसान नहीं, सबको नुकसान होगा। जी निज़ामी साहब। अच्छा राना साहब, ये मैं ज़रा थोड़ी सा मुख्तलिफ मौजू है, अगरचे है एक ही, लेकिन कि ये जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप अलग हुई है, उनके जरदारी साहब से भी रब्ते हुए हैं, कोई APC की भी बातें हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब भी ये कह रहे हैं कि जब वो कोरोना की क्वारंटीन से निकलेंगे तो वो इस सिलसिले में कोई इनिशिएटिव लेंगे। तो कोई ऑपोजिशन की कोई जॉइंट मूव जो है, इसका कोई इम्कान है? और इस संबंध से मैं मेंगल साहब का और शहबाज शरीफ साहब के भी राब्ते हो रहे हैं। देखें, ये जितने भी ऑप्शंस की आपने बात की है, ये सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और ये जमहूरी है, आइनी है, अंडर द रूल्स हैं। इनके ऊपर अगर कोई काम करता है तो ये कोई गैर आइनी बात नहीं है, जो कोई रूल से ओवर एंड अबव बात नहीं है। लेकिन अख्तर बेंगल साहब ने जो फैसला किया है, उस फैसले को इस बात से जोड़ना जो है वो मैं समझता हूँ उनके साथ ज़्यादती होगी। अगर ये कहा जाए कि अख्तर बेंगल साहब ने जो फैसला है वो शायद इस वजह से लिया है कि उन्हें अपोजिशन ने कोई आगे रास्ता दिखाया तो उस रास्ते पे चलने के लिए उन्होंने जो है ये फैसला किया है, या राजा रियाज साहब ने ये बात की है, ये नामुनासिब बात है। अख्तर बेंगल साहब ने जो इनके साथ 6 नकाती जो है वो मुआहदा किया था, उस मुआहदे के ऊपर शुरू दिन से उनको ये शिकायत है कि उसके ऊपर जो है अमल नहीं हो रहा। ठीक 6 महीने बाद उन्होंने ये बातें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी और ईवान से बाहर भी उन्होंने ये बातें वो करते रहे हैं। पिछले साल भी उन्होंने आगे डेडलॉक पैदा किया था और उन्होंने कहा था कि जी आप इनके ऊपर अमल करें, वरना जो है वो हम अपने फैसले पर नज़रसानी करेंगे। उस वक्त भी कुछ लोगों ने मिलकर, और ख़ास तौर पे जहांगीर तरीन साहब जो है वो इस मामले में पेश थे। अब देखें, जहांगीर तरीन साहब का जो है
वो हम उन्हें अच्छा कहें या बुरा कहें, लेकिन अगर पीटीआई के नुक्ता नज़र से जी। या इमरान खान साहब की सियासत के नुक्ता नज़र से अगर उनको देखा जाए तो उनका बड़ा मकाम है। उनका पीटीआई के हवाले से एक आदमी ने अपनी सियासत जो है वो कुर्बान कर दी, सेक्रीफाइस कर दी, तो उनका एक बड़ा मकाम है। और जहांगीर तरीन जैसे आदमी का बेबस हो जाना और उनका ये कहना कि मैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर है वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, उसकी वजह से मैं सवाल ये है आपसे पीछे हटा हूँ, उसके बाद तो फिर कोई चीज़ बाकी नहीं बचती। राणा साहब, अभी निज़ामी साहब ने भी कहा था कि हंडिया जो है वो बीच चौराहे फूट गई है। मरियम नवाज साहिबा ने आज से 2 साल पहले ये कहा था कि हंडिया हम देखेंगे कि बीच चौराहे फूटेगी। अब हंडिया तो फूट रही है लेकिन नून लीग हमें नज़र नहीं आ रही। आज भी जो कौमी असम्बली में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब बोले हैं, आपके दीगर लोग बोले हैं, बतौर लीडिंग अपोजिशन ये आपके पास एक इशू था, एक मामला था, लेकिन नून लीग नहीं बोल रही है और इस मामले को लेके और दीगर मामलात पे भी हुकूमत पे उस तरह तनकीद नहीं कर रही है। इसकी वजह क्या है? मैंगल साहब अलहदा हो गए, ये एक मौका था आपके पास, इस मौके से नून लीग फ़ायदा क्यों नहीं उठा रही, या कोई लंबी कहानी है, कोई समझौता हो चुका है? मेरा ख्याल है कि अगर अपोजिशन जो है वो रियाज साहब की बातों के ऊपर जो है वो आवाज़ उठाए या इस तनकीद को बढ़ाने की कोशिश करे तो मेरा ख्याल है कि ये हमाकत से कम नहीं होगा। अब राजा रियाज साहब की जो बातें हैं, आप मुझे ये बताएं कि इससे बढ़ के और तनकीद गवर्नमेंट के ऊपर अपोजिशन क्या कर सकती है? अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसियों के ऊपर जो है वो जिन अल्फाज में तनकीद करेगी, उन अल्फाज का जो है वो इन अल्फाज के सामने क्या वज़न होगा? एक आदमी जो गवर्नमेंट में बैठा है और वो वहाँ पे उन वाक़यात की बात कर रहा है, उन चीज़ों की बात कर रहा है जिससे वो बराह रास्त जो है वो जो उसे दरपेश है। अब जहांगीर तरीन साहब का ये कहना कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है और उसने साजिश के तहत जो है वो मुझे पार्टी में जो है वो उसने मुझे डाउनग्रेड किया है और मुझे पीछे हटाया है। आप मुझे बताएं कि क्या अपोजिशन जो है इसमें किसी चीज़ का इजाफा कर सकती है? जहांगीर तरीन के इस वजन को जो है वो अपोजिशन जो है वो बढ़ा सकती है? ये तो बड़ी मैंने तो पहले ही अर्ज किया था, वाज़ेह बातें हैं कि इनको क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है। आपको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा राय साहब, ये सवाल मुख्तसर जवाब दे दें कि आपने कहा कि 20-22 लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक के आगे ग्रुप ऑलरेडी मौजूद है, तो क्या वो भी ये इस किस्म का ऐलान करेंगे कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर ये मामला ऐसे चलते रहे तो? जी, वो भी सख्त नाराज़ हैं, उनके साथ हुकूमत राब्ता कर रही है और वो शायद क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। मुझे ये पता है कि वो ग्रुप है, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो खुल के सामने आते हैं या हुकूमत से मुज़ाकरात करते हैं, इस बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये मुझे पता है कि वो सख्त नाराज़ हैं। उनको जो मेरे एहतजाज है या जो मैंने बातें की हैं वो 100% उनके भी ये इश्यूज़ हैं, लेकिन वो अपना क्या तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं उस बारे में मैं नहीं कह सकता। मैं बड़ा वाज़ेह हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं, और ना मैं किसी के एजेंडे पे हूँ। मेरा वोट इमरान खान के लिए है क्योंकि मैं उसके टिकट पे मुंतखब हुआ हूँ। मेरे पास चॉइस 2 ही है, मैंने पहले शुरू में आपको कहा था कि या इमरान खान को वोट दूं या इस्तीफा दूं। इस बारे में फैसला मैं। बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीटीआई के रहनुमा। राना सनाउल्लाह साहब आपका भी शुक्रिया, खाना का शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन नून लीग जो लंबी तान के सो रही है, क्या पीपल्स पार्टी के लिए कोई मौका आ रहा है कि पंजाब में फिर से आ जाए? इससे मुतालिक बात करेंगे। पीआईए प्लेन क्रैश की भी बात करेंगे, रिपोर्ट की बात करेंगे, प्लेन क्रैश की जो रहिपोर्ट आ गई है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। 4 हफ्ते बाद 22 मई को होने वाले तैयारा हादसे की अबूरी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। यकीनी तौर पे हुकूमत के लिए क्रेडिट है, वज़ीर हवाबाजी के लिए भी जो CEO हैं PIA के अरशद मलिक साहब, उन्होंने भी लायक तहसीन ये काम है। आज गुलाम सरवर खान साहब ने क्या कहा, देखिए। पायलट और को पायलट फोकस्ड नहीं थे, उनके ज़हन पे कोरोना सवार था। 4 पायलट्स जिनकी डिग्रियां जेली निकली, 860 पायलट्स के एग्जामिनेशन, उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम दिया। 9 पायलट्स ने रोते रोते कन्फेस भी कर लिया।
हमने ये फैसला किया है कि ऐसे तमाम लोग उन्हें शो का चार्जशीट प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई हैं कि वो जहाँ भी काम कर रहे हैं इमीडिएटली उन सारों को ग्राउंड करना कि वो फ्लाई ना कर सके। इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होंगी। जाली लाइसेंस वाले पायलट्स के खिलाफ फौजदारी की जो कार्रवाई है वो होगी, ये कहा वजीर हवाबाजी ने। निज़ामी साहब, ये तो 4 हफ्ते बाद रिपोर्ट आई, लेकिन हादसे के 4 दिन बाद आपने भी कुछ ऐसी ही बात की थी। पहले तरह वो देख लेते हैं एग्जैक्टली आपने क्या कहा था, फिर इस पे बात करते हैं। इसमें जो मैं जिक्र कर रहा था कि हाइट बहुत ज़्यादा थी उसकी जहाज़ की जी, और उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। फिर जनाब पायलट साहब जो हैं, अलार्म बज रहा था कि आपके व्हील नहीं खुले हुए, उन्होंने लैंड कर दिया जहाज़ और उसके पहिए नहीं खुले, इंजन डैमेज हो गया, उनको पता ही नहीं लगा। फिर वो 3000 फुट हाइट भी नहीं अचीव कर सके। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई टेक्नोलॉजी का मसला हुआ है, इसमें कुछ बदकिस्मती समझ लें, हालात समझ लें। इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड, उस वक्त आप पैनिक ना कर जाएं, सही फैसला करें, ये ज़रूरी है। अब ये तो अगर यूँ होता, ये होता, फलां होता, अब वो जब वो क्रैश लैंड किया उसने, जब पहले जा रहा था वो जी, तो वो रनवे पे शायद थोड़ा नुकसान होता, बाकी लोग बच जाते जी, ऐसे ही। लेकिन उन्होंने टेक ऑफ किया, उड़ा दिया अपनी बेस्ट जजमेंट में, उस प्रोसेस में डैमेज हो गए इंजन, तो ये ट्रेजेडी हुई। अब आप देखिए, इंतजार करें हम रिपोर्ट का। निज़ामी साहब, ऑलमोस्ट ये जो बुरी रिपोर्ट आई है उसमें इसी तरह की बात है, जिम्मेदारी तो अभी नहीं डाली गई क्योंकि मुकम्मल रिपोर्ट अभी नहीं आई। जी हाँ, लेकिन ये जो बात आपने की है और ये टेक्निकली जी, ये टेक्निकली इसको कहते हैं हॉट एंड हाई, वो बहुत ऊंची उड़ान पे था वो, लेकिन पायलट अक्सर वो करके भी डायरेक्ट कर लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये देखें ना, पीआईए के अंदर जो माहौल है, आपने पीआईए के सीईओ को भी कोई क्रेडिट दिया, कोई क्रेडिट नहीं जाता उनको। ये माहौल इस किस्म का कि गप्पे मार रहे हैं, कोरोना वायरस पे बातें हो रही हैं, क्योंकि अगर आप कभी कॉकपिट में जाए तो बड़ा रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन इतना भी रिलैक्स नहीं होना चाहिए कि आपको दुनिया माफिया की खबर ही ना हो। और इसमें जो दूसरा नई बात जो है वो ये है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जो मुजरमाना गफलत है कि जब वो जहाज़ सारी चीज़ों के बावजूद क्रैश लैंड किया तो उसका इंजन के पुर्जे भी बुखर गए वो ड्राइव उसके ऊपर, रनवे के ऊपर, लेकिन जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और उन्होंने इनको वार्न नहीं किया कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप। और इसके शाह खजाने के तौर पे जो कुछ हुआ इसमें अब उन्होंने ये भी कहा कि जनाब वो 7 बजे तक अपनी शिफ्ट करते रहे, ये नहीं कि बिजनेस एज यूजुअल चले जी 100 बंदा मर गया है तकरीबन और उनके कानों में जूं नहीं रेंगी। ये सीए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो उनके तहत आते हैं, पीआईए, ये फिर जाली डिग्रीज की जो बात हुई है वो आप देखें, सबको पता है कि ये पायलट्स जो हैं किस किस्म के मोराल होता है और क्या तरीके होते हैं। जी, जाली लाइसेंस के बाद आपको जाली डिग्री के बाद आपको लाइसेंस भी दे देना, इसका मतलब है कि पीआईए का सारा सिस्टम जो है इंतहाई लैक्स है। जी जी, तो आज तो मैंने देखा कई सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बड़े वर्डिक्ट दे रहे थे, हमने तो ऐसे ही बतौर साफी बात की थी जो आपने अभी चलाया, लेकिन ये इनको जो पायलट्स की में जो ये पीआईए को और चीज़ों के अलावा यूनियन बाजी खा गई है। पायलट्स की एसोसिएशन ब्लैकमेल करती रहती है, यूनियंस ब्लैकमेल करती रहती हैं। ये जब तक पीआईए को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, चाहे 1 रुपये का दे दें आप, ये अब इतना इसका मामला जो है वो ख़राब है कि इसके सेफ्टी कंसर्न जो पिछले भी माजी के भी बताया उन्होंने, इसके होते हुए आम मुसाफिर जो है वो जानते बूझते हुए बेचारा किस कॉन्फिडेंस के साथ वो इस एयरलाइन पर ट्रेवल करेगा। जी जी, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी निज़ामी साहब। मैं जो क्रेडिट की बात कर रहा था, मैं रिपोर्ट 4 हफ्तों में मुरतब करने पे बात कर रहा था, क्योंकि पहले भी हादसा होते रहे लेकिन रिपोर्ट्स आने में बहुत टाइम लगे, इसलिए मैं सरवर खान साहब को भी उन्होंने मुरतब नहीं की। ये रिपोर्ट जो मुरतब की है वो इसका क्रेडिट आप दें एविएशन मिनिस्टर को। जी, आप ये इसका क्रेडिट दें जो कमेटी है उसको। जी, इसमें पीआईए तो उसमें फरीक था। जी जी, ठीक, आप ये बात समझ ही नहीं रहे। ठीक, मैं एक और लालच जो होता है कि जो पायलट्स हैं वो ज़्यादा फ्लाइट्स कर रहे थे, ये बड़ी देर तो थे ना, लॉकडाउन की वजह से पीआईए बंद रहा है। जी, फिर इनको पायलटों को जल्दी होती है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट करें। और यहाँ भी
जो इंतज़ामिया है और CA है उसका आ जाता है रोल कि जनाब आप किस हद तक डिसिप्लिन कर रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में नहीं, बाहर हीथ्रो एयरपोर्ट पे पायलट पकड़े गए कि उन्होंने वो अपना टोन है और जहाज़ चलाने के लिए आ गए। जी हमारे यहाँ तो कोई क्रॉस चेक है ही कोई नहीं। जी ठीक है निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।